नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट में इसका जो राजकोषीय घाटा है, इसका जो इम्पैक्ट है। हमने पार्ट 2 के अंदर हमने काफ़ी तफ़सील से इसको कवर किया था। हमने इसमें देखा था, मैं आपको रिकैप कराता चलूँ। इसमें बुनियादी चीज़ें हैं। इसमें जो हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी, हमने देखा था कि किस तरह का जो रोड मैप है सरकार का, उसको लेकर के सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं, सरकार के जो सॉल्यूशंस हैं और किस तरीके से फिस्कल डेफिसिट 9.5 हो गया। अब हम इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, एक मॉडल के तौर पे करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से मैं आपको बताता चलूं कि हमने अब तक क्या क्या कवर कर लिया है। हमने अब तक ये देखा था कि किस तरीके से ओवरव्यू, हाइट, साइड, इकोनॉमिक सर्वे की जो मेथोडोलॉजी थी, जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, फिर डायनामिक्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट, फिर फिस्कल एक्सपेंशन, सेंटर्स की जो बोरोइंग्स थी उनका क्या एक्सपेंशन था, उनका क्या इंप्रेशंस था, इंटरेस्ट पेमेंट्स को लेकर के, डेप्थ को लेकर के, टैक्स का रेवेन्यू का जो मैट्रिक्स था, हमने उस पर तफसील से बातें की थी। फिर बजट और ग्रोथ, और इसमें जो होगा आपका डेटा एनालिसिस, टैक्स शेयरिंग विद स्टेट्स का, और जो एक तरीके का जो फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ एनके सिंह की जो कमेटी थी, जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो हमने बात की थी, वो तमाम बातें हमने पिछले लेक्चर्स में की हैं। और इसके बाद जो हमने ये कहा था कि किस तरीके से जो ट्रायो है या ट्रिनिटी है, रेवेन्यू का, एक्सपेंडिचर का और फिस्कल डेफिसिट का, उसको लेके जो सरकार की जो स्ट्रेटजीज थी, जो उनकी दो वाइटल स्ट्रेटजीज थी, वो किस तरीके की थी, उसमें किस तरीके से बात की गई थी, वो सारी तमाम बातें हमने इसमें देखी थी। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो हम हैं, हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से एक तरीके से जो हम ग्रोथ को लेकर के जो इसके जो पैरामीटर्स हैं और जिस तरह की जो बुनियादी चुनौतियां हैं, उनके मद्देनजर जो एक तरीके की जो हमारी जर्नी होगी, जो आने वाले वक्त में जो जर्नी होगी, तमाम सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर्स में हमने की हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम इसे और ज्यादा डिटेल से करेंगे। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक तरीके का जो फाइनेंशियल एक्टिविज्म की तरफ जो बात की जा रही है, बहुत जोर शोर से की जा रही है, जिस तरीके से मोरल बूस्टिंग या एक तरीके की पोस्चरिंग है, उसके बाद मैनेजर किस तरीके से इसको किया जाएगा। तो एक तरीके का हम ये देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, हम देखेंगे बजट को, देखेंगे फिस्कल डेफिसिट और इकोनॉमिक ग्रोथ को देखेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट 3 के अंदर। इसके बाद हम सब्सिडी का जो एफसीआई का जो इफेक्ट है उसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे, और फिस्कल डेफिसिट का और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो एक तरीके से डेटा एनालिसिस करेंगे, आंकड़ों के साथ बहुत सारे चार्ट्स हैं इसमें भी, तो हम उन सब पे डिटेल से बात करेंगे। फिर ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर की हम बात करेंगे, फिर जो सरकार के जो स्पेंडिंग टारगेट्स हैं और जो उसके बाद ग्रोथ रेट है उसका क्या रिलेशन है, उसका क्या डायनामिक्स होगा, उसका डेटा एनालिसिस हम करेंगे। इसके बाद जो नॉन टैक्स प्रोसीड्स होगी और जो डाइवेस्टमेंट की बात जो की जा रही है उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और इसके बाद जो रोड मैप है, जो पॉलिसी एनालिसिस है, एक तरीके से हम ये देखेंगे फिस्कल एक्टिविज्म की तरफ कि किस तरीके से ये सारा जो चल रहा है। इसके बाद कैपेक्स और रिवेक्स की हम बात करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात करेंगे, किस तरीके से जो बजट का जो इम्प्लीकेशन है, जो रेटिंग्स हैं, उस पर हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। और फिर एंड में जो हमारा जो डिबेट होगा, जो सबसे क्रूशियल डिबेट है, वो है कि फिस्कल पॉलिसी की तरफ सरकार जो जाएगी, या चेंज इन मेथड्स की तरफ जाएगी, या मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ तवज्जो देगी। जिस तरीके से सरकार जो है वो सेल्स लॉज की तरफ जा रही है, इसमें मैंने एक लेक्चर कवर की भी है। तो उसमें जो है कि फिस्कल पॉलिसी को लेकर के और इसमें आरबीआई के लिए क्या चैलेंजेस होने वाले हैं, तो ये सारी तमाम बातें इस पर्टिकुलर लेक्चर में करेंगे। मैं आपको चार्ट्स बताता चलूँ, इसमें से काफ़ी सारे चार्ट्स हमने पिछले लेक्चर्स में किए हैं और इसमें भी हम थोड़े बहुत चार्ट्स इसमें करेंगे। तो हमने एक्सपेंडिचर का हमने इसमें पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने फिस्कल डेफिसिट को देखा था। इसके बाद हमने फिस्कल डेफिसिट का परसेंट ऑफ जीडीपी के हिसाब से एनालिसिस किया था। इसके बाद फिस्कल का रोड मैप जो है बजटरी एस्टिमेट्स के साथ और जो एक्चुअल जो इसका डेटा है उसके साथ हमने ट्रेंड लाइन को देखा था। इसके बाद जो फिस्कल एक्सपेंशन का जो रोल ऑन हुआ था, हमने उसकी बात की थी, यहाँ पर किस तरीके से हुआ है ये। इसके बाद हमने कहा था कि राइज इन रेवेन्यूज जो है वो किस तरीके से हुआ है। जैसे बजटरी जो एस्टिमेट्स हैं वो 17,88,424 करोड़ की जो बात की गई थी, जिस तरीके से फाइनेंशियल 18 के अंदर 14 लाख की बात थी, तो 14.35 लाख करोड़ की बात थी। तो इसके मद्देनजर जो हमने ये देखा था कि एक्सपेंडिचर में किस तरीके से जो फर्क आया है, फाइनेंशियल ईयर 18 के अंदर 21.4, फिर उसके बाद 23.1, फिर 27, और उसके बाद जो जंप लिया था सिग्निफिकेंट 34.5, लेकिन उसके बाद जो है एक तरीके से फ्लैट हो गया है कर्व, 34.8 पे चला गया है। तो इसके बाद जो था एक तरीके से इंटरेस्ट पेमेंट्स का हमने इफेक्ट देखा था पिछले लेक्चर के अंदर। इसके बाद हमने शार्प फॉल इन फिजिकल डेफिसिट में ये देखा था किस तरीके से आंकड़ों में इसको देखा गया है। और इसके बाद ये लाख करोड़ के जो डेटा था, इसके बाद हमने टैक्स डिवोल्यूशन की, फिक्सल एस्टिमेशन की बात भी की थी। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के
अंदर जो है हम इसको बहुत डिटेल से बात करेंगे। इन्हीं चीज़ों को हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा डेप्थ से बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डेप्थ से बात की थी, लेकिन अब हम इसे थोड़ा सा एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। चलिए अगर हम इसको शुरुआत करें तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो सरकार है उसका जो फिस्कल डेफिसिट है वो किस तरीके 9.51 हुआ है। और वो 8 हो सकता था, लेकिन वो जो एफसीआई का और एनएसएसएफ का जो उसमें था, मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था वो। तो किस तरीके से जो सरकार का एक तरीके से फिस्कल का जो टारगेट है फाइनेंशियल 21 के लिए या 9.5% ऑफ जीडीपी है, ये सिग्निफिकेंटली जो है ये हायर है। ये 7.2 जो था ये मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे कि नोमोरा की जो रेटिंग्स है वो 6.8 कह रही थी। तो इस तरीके से ये मार्केट एक तरीके से जो एक्सपेक्टेशंस थी ये 7.2 की थी, लेकिन ये करीब करीब 8 हो गया था। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से ओवर एक्सपेंडिंग दिखाने के लिए, जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान कहा भी था, उसके बाद इंटरव्यू भी कहा था कि वी हैव स्पेंट स्पेंट एंड स्पेंट, यानी हमने खर्च किया है खर्च किया है खर्च किया है। लेकिन उसको तो दूसरे तरीके से देखा जाए, बेच दिया है बेच दिया है बेच दिया, की भी काफी बात सोशल मीडिया पे हुई थी। तो इस सब के मद्देनजर जो 7.2 का जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी और जो 8 एक्चुअल में रहा है, जिसको इन्होंने 9.5 कर दिया था, अगर वो एनएसएसएफ और एफसीआई के उसको ना करते तो बेसिकली एक पोस्चरिंग थी सरकार की। तो इसको देखा जाए तो एक तरीके से जो ये लेवल आया है, जो इसमें हम इसमें जो मैं आपको तीसरे स्लाइड पे ले चलता हूँ। इसके बाद जो बुनियादी जो इसमें फ़र्क आया था वो ये आया था कि जो एक तरीके से इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी की तरफ किस तरीके से सरकार जो है एक तरीके से वो इस बात को संज्ञान में ले रही है कि जो उनका जो लोन्स थे जो काफ़ी ज़्यादा व्यापक जा रहे थे एफसीआई को लेकर के, जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स जो पूल्स थी वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे इनकी बैलेंस शीट के अंदर, जिसके मद्देनजर ही 5 का आंकड़ा जो है वो छू लिया गया है, वरना एक तरीके तकरीबन तकरीबन 8 होता, हमने पिछले लेक्चर में इसको बताया था। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि इसको अगर हम एक तरीके से देखें कि जो सरकार का जो एम रहा है वो किस तरीके से अगले पार्ट में रहने वाला है। अभी 2 महीनों के अंदर 80,000 करोड़ ये मार्केट से उठाएंगे तो टोटल जो हो जाएगा वो 12.8 लाख करोड़ के करीब हो जाएगा, यानी 12,80,000 करोड़ अभी और बोरिंग हो जाएगी। तो इसको कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है वो क्यों इस पे गई है। हमने इस पे डिटेल से बात की थी लास्ट लेक्चर में कि सरकार के पास जो रेवेन्यू को लेकर के जो एक टाइटनेस है, जो रेवेन्यू को लेकर के जो इसको एक लेवरेज जो है कि कम मिल रही है, उसके मद्देनजर सरकार को फोर्स होना पड़ा है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम ये वाली बातें कर रहे हैं, तो ये आ गया है हमारे पास। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो एडजस्ट किया था फिजिकल डेफिशिएट को, जो उसने एक तरीके से एक्सक्लूड किया है या उसको छोड़ दिया है। तो जो एफसीआई का जो इफेक्ट था, तो ये ओवर हो गया था रेगुलर स्पेंडिंग के, इसको रेगुलर जितनी स्पेंडिंग था उससे ज़्यादा बढ़ गया था। तो अगर हम इसको हाई सब्सिडी को अगर हम मान भी लें आउटगो के अंदर, फाइनेंशियल जो पेंडेमिक के तहत जो थी कि अगर सरकार ने बहुत खर्चा किया, जिस तरीके से बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये आया था कि 20 लाख करोड़ के पैकेज जो स्टिमुलस पैकेजेस थे, जिस तरीके से अनाज का वितरण 80 करोड़ लोगों को, सरकार का ही कहना है, ये सरकार का ही डेटा है। तो वो सारी बातें जो थी अगर हम इसे मान भी लें कि एक तरीके से सब्सिडी आउटगो की तरफ ही चले गए थे पेंडेमिक की वजह से, तो जो एफसीआई का जो इफेक्ट था ये करीब करीब जो इकोनॉमी में पड़ना था वो करीब करीब -1.4% जीडीपी के आसपास का ही पड़ता, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। तो कॉन्सिक्वेंटली अगर हम इसको देखें तो फाइनेंशियल जो फिजिकल डेफिसिट है ये फाइनेंशियल 21 का जो है इसने इसको छोड़ दिया था, इसलिए जो आंकड़ा है ये 9.5% का जो जीडीपी टारगेट का ये चला गया था। अदरवाइज जो ये होता ये 8 या 8.1% ऑफ जीडीपी का होता। तो एक्चुअल आप इसी को माने, लेकिन बहरहाल जो है कि अब अगर हम ये कहें कि जो -8.1% ऑफ जीडीपी की हम अगर इसको बात करें, तो ये फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर जो था ये करीब करीब जो था ये थोड़ा सा हायर साइड पे चला गया था, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट उम्मीद कर रहा था कि 7.2 की बात कर रहा था, यानी कि जो 7 के आसपास रहने की बात कर रहा था, 6.8 से 7.2 के करीब करीब, लेकिन ये थोड़ा सा हायर साइड पे चला गया 1 से 1.3 तक परसेंट ऑफ जीडीपी में। तो इसका जो इंक्रीज स्पेंडिंग है ये करीब करीब जो आपकी हुई है ये 0.3% ऑफ जीडीपी की हुई है। अब इसका क्या मतलब है कि इसका जो एक तरीके से ये किस तरीके से इसने क्या किया है कि इसने जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेक्टेशंस थी हायर रेवेन्यूज की, उस पे एक तरीके का एक जिसको कहते हैं ना कि आपका खर्चा ज्यादा बढ़ा दिया है, आपके रेवेन्यूज कम आई है, तो रेवेन्यूज कम और दिखने लगी जब इस तरीके का 0.3% ऑफ जीडीपी का एक्स्ट्रा खर्चा चला गया है। तो इसके बाद अगर आप देखें तो जो इसका इंक्रीज रेवेन्यू हुआ था उसका जो स्पेंडिंग था वो आपकी अमाउंट हो रही थी करीब करीब माइनस जिसको कहते हैं करीबन तकरीबन तकरीबन 1.3% ऑफ जीडीपी की। तो इसका क्या मतलब है कि इसने ये एक तरीके से बहुत
बहुत स्पष्टता से बता दिया था कि फाइनेंशियल स्लिप जो हुई है वो कहाँ पर हुई है, क्यों इतना बड़ा गैप ये दिख रहा है आंकड़ों के अंदर। तो इसको अगर हम कहें कि जो इसका रिजल्ट है, एक तरीके से ये देखा जाए कि अगर हम रिविक्स की बात करें या हम कैपेक्स की कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, तो जो सरकार का जो प्लान है, वो जो स्पेंड करने का प्लान है, वो तकरीबन तकरीबन जो है 1.6% ऑफ जीडीपी का है। और ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी Q4 के अंदर। अगर इसको क्यूमुलेटिव इफेक्ट में देखें, अगर आप इकोनोमेट्रिक्स के हिसाब से या स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से, तो Q4 के अंदर जो रिजल्ट्स आएंगे वो करीब करीब आपका 1.6% ऑफ जीडीपी होगा, मतलब काफी मैसिव अमाउंट है। तो इसके बाद अगर हम सारी तमाम बातें अगर हम इसमें करते हैं और उसके मद्देनजर जो हम चीजों को जिस तरीके से आगे देखते हैं, तो इसका जो एक तरीके से एम्बिशियस टारगेट कहा जा सकता है, काफी महत्वाकांक्षी टारगेट कहा जा सकता है Q4 के अंदर। तो करंट अगर हम बात करें, जो इसकी मैं आपको अगली स्लाइड पे ले चलता हूँ, जो एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, तो ये जो आपका जो अभी जो है ये करीब करीब आपका 8% इसका शो हो रहा है ईयर ऑन ईयर। अगर आप कंपैरिजन करें तो जिस तरीके से जो एक्सपेंडिचर की जो ग्रोथ है वो 8% के करीब है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बात करें, फेब्रवरी टू लास्ट फेब्रवरी बात करें, तो जिसमें क्या है कि आपका एक तरीके से शार्प कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि किस तरीके से जो सरकार का जो एक तरीके से केंद्र सरकार का जो एक तरीके से एम था या उम्मीदें थी, तो वो अचीव करने की थी कि ये करीब करीब आपका जो है ग्रोथ रेट जो है तकरीबन तकरीबन आपके 18% की 18% के करीब आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अगर आप ये देखें कि जो लार्ज जो एक तरीके का जो मोमेंटम है जो शिफ्ट हुआ है, वो कैपिटल स्पेंडिंग की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो इसका क्या मतलब है कि ये कि करंट रेट जो था आपका, ये आपका 21% था, लेकिन आपने जो एम किया था वो आपका 31% था। तो अगर आप इसमें 10% का इसमें जो लंबा सा गैप दिखा है, इसका जो इसकी वजह से जो सरकार का एक तरीके से जो सरकार की जो कोशिश थी, जो सरकार के जो प्लान्स थे, किस तरीके से वो रेवेन्यू उसको रेविक्स को जो है उसका ग्रोथ रेट को जो बढ़ा देंगे, तो ये करीब करीब जो था ये आपका 6 से लेकर के 16.5% के करीब में आपका ये रिविक्स का जो ग्रोथ है ये चला जाना था, लेकिन ऐसे सरकार की उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। तो इसके बाद अगर आप देखें कि अगर कैलकुलेशंस के साथ अगर आप स्टेटिस्टिकल इसमें चले जाएं, तो उसमें ये पाएंगे आपकी जो इस सारी चीजों का मतलब ये निकला है कि जो सरकार के जो एग्रेसिव स्पेंडिंग टारगेट्स थे फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर, जिस तरीके से बड़े बड़े ऐलान हुए थे, उसका जो इम्पल्स है एक तरीके उसने जो Q4 के अंदर ये किया था, उसका जो इम्पैक्ट दिखा वो हमें ये दिखा कि जो रेवेन्यू की जो स्पेंडिंग हुई थी वो एस्केलेट कर गई या काफी ज्यादा बढ़ गई, वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई, वो 55% के करीब बढ़ गई आपकी Q4 के अंदर। अगर आप ईयर ऑन ईयर लेके चलें, तो जो कैपेक्स था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो उसको भी एक्सपैंड करना था करीब करीब 60% के अंदर। तो उसको अगर उसको जिसको कहते हैं ना, अगर वो गैप ज्यादा ना दिखाते आप, लेकिन क्या हुआ कि आपकी 55% जबकि वहां चली गई, रेवेन्यू स्पेंडिंग चली गई है, तो कैपेक्स जो है आपका उसको 60% होना था ईयर ऑन ईयर की हम यहाँ पे बात करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है इसके मद्देनजर इन सारी चीजों को क्यूमुलेटिव लेकर के इसके जो स्टेटिस्टिक्स का जो गणित निकला है, अर्थमेटिक जो नंबर्स ऐड हुए हैं, उसके मुताबिक जो फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर जो फाइनेंशियल 22 के अंदर जो फिजिकल डेफिसिट होगा ये आपका 6.8% हो जाएगा आपके जीडीपी का। तो ये जो है अगेन ये फिर से मैं कहूंगा कि मार्केट्स को लेकर के जो उम्मीदें थी, मार्केट्स की उम्मीद ये थी कि तकरीबन तकरीबन 5.2 या 5.3 पे होगा, लेकिन ये 6.8 चला जाएगा, यानी इसको भी शायद ये पार चला जाए, तो उसमें कोई हैरानी नहीं होगी। तो कॉन्सिक्वेंटली अगर आप देखें कि जो आपका जो ट्रू इसको कहते हैं ना फिजिकल डेफिसिट जो आ रहा है, ये करीब करीब आपका जो है ये 6.1 की तरफ मार्केट उम्मीद कर रहा था कि इससे ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन ये आपका 6.8 की तरफ सरकार के हवाले से जा रहा है। तो इसको और थोड़ा सा इसमें अगर ये ब्रीच कम तो होने से रहा, लेकिन ये और आगे निकल सकता है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि जो हाई लेवल्स जो सरकार की जो स्पेंडिंग है, तो ये ग्रोथ की जो प्रोजेक्शंस है फाइनेंशियल 21 के अंदर, इसका क्या मतलब है? इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो ग्रोथ रेट जो थी वो एक तरीके से काफी ज्यादा पहले से सरकार मान रही थी कि इतनी ज्यादा ग्रो नहीं करेगी, लेकिन अगर आप बेस नंबर पे ले लें, उसके बाद आप ईयर ऑन ईयर लगाएं, तो वो आंकड़ा आपको दिख जाएगा। लेकिन सरकार का खुद मानना था कि जो सरकार का एक तरीके से कि नंबर जो थे हम्बल नंबर थे, ग्रोथ की जो रेट थी उसको लेकर के काफी ज्यादा उत्साह नहीं था। तो उसको मद्देनजर जो है कि एक तरीके से स्लो रिकवरी की तरफ जाएंगे, लेकिन सरकार जो है इसको बता रही है कि हमें उम्मीद, आरबीआई ने बिल्कुल साफ कहा था कि उम्मीद से ज्यादा तेजी से रिकवरी देखी गई है। इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे तेजी से रिकवरी, निर्मला सीतारमण ने बार बार ये कहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को ऑफिशियली तो ये पता था कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अनऑफिशियली जो वर्जन्स आ रहे थे उसका साफ मतलब था कि इकोनॉमी में ऐसा कुछ हो रहा है कि जो उनकी उम्मीदों से बढ़कर हो रहा है। तो यानी कि हो रहा है एक तरीके का एक पॉजिटिव सेंटिमेंट या पोस्चरिंग कह लीजिए आप इसे, लेकिन सरकार इसे बिल्कुल स्पष्ट तौर से जानती थी कि इसमें जो है कि काफी ज्यादा इनके हैंड्स जो हैं वो काफी ज्यादा लिमिटेड है, लिवरेज उनके पास नहीं है इतनी। तो इसका जो मतलब ये था कि मॉडेस्ट टारगेट होने ही होने थे। तो जो सरकार का जो फिजिकल टारगेट, जो फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट था फाइनेंशियल 22
इसके अंदर ये आपका नॉमिनल जो जीडीपी का था उसकी जो अजम्पशंस थी वो आपकी 14% थी। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपको ईयर ऑन ईयर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, और जो था आपका फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए आपका ये तकरीबन तकरीबन 4.2% की जो थी, लेकिन 21 के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपकी नॉमिनल जीडीपी जो ग्रो कर जाएगी ऐसा सरकार का अजम्पशन है कि 14.4% के तकरीबन में। तो इसको अगर आप इसको बिल्कुल स्टेटिस्टिकली देखें, आप अर्थशास्त्री हवाले से देखें, तो इसको आप कह सकते हैं कि काफ़ी कंजर्वेटिव तरीके की सोच है या उनकी एक्सपेक्टेशंस थे, क्योंकि ऐसा होने ही नहीं वाला है। तो सरकार इसे कहीं ना कहीं अभी मान ले तो उसमें बेहतरी, अगर सरकार इसको नहीं मानती है और उसके बाद ये भयावह स्थिति आती है तो सरकार को, ये सरकार की सीधे सीधे ब्लेम आएगा कि सरकार का जो एक तरीके का मापने का था, ये प्लानिंग थी इनकी, वहां पर कमी थी। तो सरकार ने इसको ओवर हाइप पे नहीं गए हैं, सरकार ने कहीं ना कहीं हकीकत अंदरूनी तौर पे मान ली है, सब इसे जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जान रहे हैं इस बात को, नीति आयोग में भी इसको जान रहे हैं, और इसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी इसको समझ रहे हैं, आरबीआई भी समझ रहा है, बैंकिंग सेक्टर समझ रहा है, मार्केट्स भी समझ रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो मॉडेस्ट एक तरीके से जो कंजर्वेटिव ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने बार बार कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपका 4.5 के करीब आने की उम्मीद है, यानी कि अगले 5 साल जो है वो डामाडोल स्थिति में हम चले गए हैं। तो यानी कि सरकार को जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट पेमेंट पे इन्फ्लेशन इसमें जूम करेगा, उसमें रेटिंग्स का असर होगा, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो उम्मीदें थी वो 14.4% की थी ईयर ऑन ईयर में, फिर से बोल रहा हूँ आपको, और लेकिन ये हुआ कितना कि 4.2% का हुआ। तो इसको कंजर्वेटिव ही हम कह सकते हैं आंकड़ा, उसमें अगर अर्थशास्त्री हवाले से हम बात करें। तो अगर इसमें एक बहुत ज़्यादा एक तरीके से बॉयंसी आ जाती है डायरेक्ट टैक्सेस की, तो ये जो प्राइमरीली होगी, इसका जो जो मेन रीजंस होगा वो होगी कि आपके जो अजम्पशंस थे, एक तरीके से आपने ये मान लिया था कि आपके जो कॉर्पोरेट टैक्सेस आने वाले हैं वो बहुत हेवीली आ जाएंगे। तो अगर आप इसे बिल्कुल यथार्थ पे देखें, अगर आप इसको धरातल पे देखें, अगर आप इसको प्रैक्टिकलिटी से रियलिटी रियल सेंस में देखें, तो ऐसी बॉयंसी जो है ये एक तरीके का जिसको कहते हैं कि नॉमिनल टारगेटिंग ग्रोथ अजम्पशंस को, तो इसमें इतना होने नहीं वाला है, क्योंकि वहां पर भी आप एक मसल्स को इतना ज़्यादा लेवरेज नहीं दे सकते, मार्केट्स आपके कोलैप्स कर जाएंगे, मार्केट सेंटिमेंट्स अगर, और मजे की बात तो ये है कि जिस तरीके से एनपीएस आरबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है सितंबर में, जो भयावह डेटा के स्थिति पे एक तरीके जो क्रूसी ससे की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि जो एनपीएस का जो ओवरऑल है जो एक तरीके वो 16 लाख करोड़ के करीब का है, तो वहां भी कोई स्थिति अच्छी नहीं। लेकिन अगर आपने यहाँ ज़्यादा प्रेशराइज किया तो वहां पर कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर वो कोलैप्स कर गया सेक्टर, तो आपका टोटल और जो मार्केट सेंटिमेंट है वो बैठ जाएगा। तो इकोनॉमी जो है जो जरा सी रिवाइव होने की उम्मीद की तरफ जा रही है, एक तरफ से वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, एक तरीके से उसको कहते हैं कि वो धड़ाम से औंधे मुँह रहेगी। तो अगर हम एक्सपेक्टेड लाइंस पे चलें, तो जो सरकार का एक तरीके से एम्बिशियस टारगेट है नॉन टैक्स प्रोसीड्स की तरफ, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि नॉन टैक्स प्रोसीड्स की तरफ सरकार का ज़्यादा, जिस तरीके इसमें जो आता है, जैसे आपका डिविडेंड आ जाएगा आपका आरबीआई की तरफ से, आपका पब्लिक सेक्टर कंपनीज की तरफ से, नेशनलाइज्ड बैंक की तरफ से, तो इसका जो एक तरीके से जो टारगेट है जो सरकार का मानना है, तो एक तरीके से इसको देखा गया है कि 1 लाख करोड़ के करीब आने की उम्मीद है, यानी कि इसको कहते हैं 1 ट्रिलियन के करीब आनी है, यानी कि आपका जो है 0.5% आपका जीडीपी का होगा ये। और इसीलिए सरकार जो है एक तो बोरिंग पे चली गई है और दूसरा डाइवेस्टमेंट पे चली गई, यानी कि विनिवेश पे चली गई, उसकी नीति पे काम करे और अग्रेसिवली काम होगा इस साल। और उसको लेकर के जो आप देखें तो इनका जो टारगेट है 1.75 यानी 1,75,000 करोड़ का, यानी करीब करीब ये 0.8% ऑफ द जीडीपी का होगा। ये हायर साइड पे आपको दिख सकता है रियल सेंस में, क्योंकि कॉर्पोरेट जो है वो औंधे मुंह इसको बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस पे खरीदना चाहता है। इसलिए कीनी एयर इंडिया का एग्जांपल बिल्कुल साफ है, मैंने इसमें वीडियोस भी कवर की थी, जिस तरीके से उसकी डेडलाइंस बढ़ाई जा रही हैं, तो कॉर्पोरेट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, उसको बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस पे चाहिए ये। और जिस तरीके से ये है कि लेकिन सरकार का एक एम्बिशियस टारगेट है यहाँ पर। तो जिस तरीके से देखा जाए तो प्री पैंडेमिक ईयर्स में भी ये जो विनिवेश की जो पॉलिसी थी ये अपने इसको नहीं मिल पाया। अब ये एक डिबेट है कि ये सही है या नहीं है। मेरा खुद मानना है कि सेलिंग फैमिली सिल्वर से अगर आप पार्टीज करते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन बहरहाल हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो सरकार का जो एक तरीके से मानना है उनका बिल्कुल ये पीपीपी मोड में चली गई है, और पीपीपी मोड में भी सिर्फ प्राइवेटाइजेशन मोड में चली गई है सरकार। और उन्होंने ये कहा है कि इसका बिल्कुल साफ है, इसमें कोई किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने अनाउंस भी किया है कि एक नई प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी होगा, एक निजीकरण की बात होगी इसमें, जिसमें जो होगा कि स्टेट्स भी जो हैं वो भी अपनी एक तरीके से अपनी गवर्नेंस को मिनिमम रखें। जो केंद्र सरकार है कहते हैं ना मिनिमम इंटरफेरेंस मैक्सिमम गवर्नेंस, इस तरह के जो स्लोगन्स आ रहे हैं ये काफ़ी कैची स्लोगन्स होते हैं। तो सरकार का लेकिन बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि इंडिया को जो आगे ले जाएगा अगले 5 से 10 सालों के अंदर वो
कॉर्पोरेट सेक्टर आगे ले जाएगा, उसकी बैक पे राइट करेंगे। तो एक तरीके से ये इशारा भी करती है कि अगर आप क्या आप एक तरीके से अपना एक इंडियन कंटेक्स्ट दे रहे हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी का, यानी कि वो जाएंगे उसका ट्रिकल इफेक्ट होगा, उससे बाकी लोगों को फायदा हो जाएगा वेलफेयर के लिए, क्योंकि सरकार सब कुछ भेज देगी, उससे भी टैक्स रेवेन्यू होगा। तो ये सारी तमाम बातें आप चैनल्स पर सुन सकते हैं इसमें। लेकिन अगर आप इसको इकोनॉमिक परस्पेक्टिव में देखें तो स्थिति काफी ज्यादा नाजुक है, यहाँ पर काफी ज्यादा पतली हालत है। जो आप उम्मीद कर रहे हैं वैसा होने वाला है नहीं, और इसके जो रिवर्स कॉम्प्लिके रिpercussions होंगे वो भयावह होने वाले इकोनॉमी के लिए। इसके बाद अगर आप देखें तो सरकार ने इसको कह दिया है कि एक स्ट्रेटेजिक एरियाज में जाएंगे, वो खाली वो जगलरी है, स्टैटिक्स आंकड़ों के साथ जगलरी की जा रही है, और लफ्जों के साथ एक तरीके की थोड़े क्लेवर तरीके से यूज हुए जा रहे हैं उसमें वर्ड्स, लेकिन हकीकत इसको सब समझ रहे हैं और इसको रिवाइव करना बहुत आसान नहीं होने वाला है। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने, अब तक हमने जो मुश्किलें नहीं देखी हैं, आने वाले 3 से 4 सालों में हम उन सब से गुजरेंगे। और इसका क्या मतलब है कि अगर आप देखें तो सरकार ने एक तरीके से जो एक पारंपरिक जो कन्वेंशन चला आ रहा था उससे थोड़ा सा हट करके इन्होंने एक तरीके की जो इनकी जो प्रैक्टिस थी, इनको लॉन्ग टर्म जो प्रैक्टिस थी सेट करने की, तो मीडियम टर्म फिजिकल डेफिसिट 3% जीडीपी का, इसको इन्होंने लेस एम्बिशियस ले लिया, तो इन्होंने 4.5% का डाल दिया इन्होंने 5 साल के बाद का। ये जो है कि रिकमेंडेशन 15 फाइनेंस कमीशन की 4% को हवाले से इस पे आ रही है। उसकी बात हम पूरी डिटेल हम कर चुके हैं, फाइनेंशियल एक्टिविज्म की बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे किस तरीके से इसको रियलिस्टिक इसको आप फिगर लें, तो अगर इंडिया का जो एक तरीके से बहुत वीक रिकॉर्ड रहा है, इसको अगर आप कन्वेंशनली देखें कि इस जो है कि 3% पे हम नहीं रह पाए, उससे हमारा बड़ा ही बड़ा है। लेकिन 9.5% या 8% ये जो है ये काफी ज्यादा बड़ी फिगर हो जाती है। तो इसमें एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है वो ये है कि क्या आपका कि ये एक तरीके के एम्बिशियस है कि सिर्फ एम्बिशियस होना, खास करके जब सरकार जब कोई ऑफर नहीं कर रही है, एक तरीके की क्लैरिटी नहीं है वहां पर, किस विजन पे वो सरकार जाना चाहती है, किस तरीके से जाना चाहती है, पॉलिसीज को लेके, नियमों को लेके, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेकर के, रिफॉर्म्स के नाम पे क्या कुछ हो रहा है उसको लेकर के एक जिसको कहते हैं ना एक डिसाइसिव एज नहीं है हमारे पास। तो उसके मद्देनजर उसके रिपरकशंस होंगे वो अगेन अर्थ इकोनॉमी के लिए जो होगा एक तरीके, जैसे मनमोहन सिंह सरकार के अंदर कहा जाता है पॉलिसी पैरालिसिस, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ जा रही हैं चीजें, तो इन सब का जो रिपरकशन होगा जिस तरीके से ये देखा जाए तो जो हमारी के शेप रिकवरी की, बार बार इसको निर्मला सीतारमण, शशिकांत जो आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास वो यही कह रहे हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तो ग्रीन शूट्स भी कहते रहते हैं, सब कह रहे हैं कि वी शेप रिकवरी हो रही है। लेकिन अगर आप बिल्कुल इसको एग्जैक्टली देखें तो के शेप रिकवरी हो रही है, यानी एक तबका तो नीचे की तरफ जा रहा है और एक तबका जो है के शेप में जो ऊपर की तरफ है वो ऊपर की तरफ चला जा रहा है, यानी मोनोपोलिस्टिक एक तरीके का इंडस्ट्रियल सेक्टर होता जा रहा है। तो क्या वो अच्छा होगा या नहीं होगा, उसके आने वाले वक्त में प्राइसेस पे उसका क्या होगा, किस तरीके से मोनोपोलिस्ट होगा या ओलिगोपोली बनेगी, तो उनके मद्देनजर जो सरकार को है कि अभी बहुत समझ लेना चाहिए, लेकिन आने वाला वक्त जो है और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आने वाली हैं। तो इसको अगर हम बात करें तो जो मूव है इन सारी चीजों की वजह से जो फिस्कल एक्टिविज्म की तरफ जो हो गया, वो उसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। उसमें पहला कारण ये है कि स्पेंडिंग जो है सरकार की, जो खर्चा जो है वो जो लॉकडाउन के दरमियान जो हुआ है, और जो उसको कहते हैं लिक्विडिटी सपोर्ट के अलावा मैं यहाँ पर बात करूंगा, उससे क्या होगा कि उसने एक तरीके के छोटे मल्टीप्लायर इफेक्टर्स को जन्म दिया है या उसका संरचना की है, जिससे क्या होगा कि जो आपका हायर जो उसने जो मोटिवेट किया है लोगों को या मजबूर किया है कि ताकि लोगों ने एक तरीके से प्रिकॉशनरी यानी कि उन्होंने एक सेविंग्स की तरफ अपना रुझान लिया है। और ये जो है ना सिर्फ ये हाउस होल्ड लेवल पे हुआ है, ये प्राइवेट सेक्टर के लेवल पे हुआ है, जॉब्स कटी हैं या सेम जॉब से सैलरीज आधी हुई हैं, कम हुई हैं, लोगों की जॉब्स गई हैं या उसी जॉब को बरकरार रखने के लिए वेज कट हुआ है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो एक तरीके जो सेविंग की जो टेंडेंसी तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर चली गई, जिसका जो इम्पैक्ट है वो हमने देखा है मार्केट्स के अंदर। उस पर हम डिमांड वगैरह हम घंटों बातें कर सकते हैं, लेकिन हम इस पे आगे चलेंगे थोड़ा। तो इकोनॉमी जब नॉर्मलाइज हो रही है अब, तो जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो थोड़ा सा जो है वो मतलब ऐसा इशारा है, इस तरफ इशारा करती है कि उसका एक ग्रेटर एक तरीके से इफेक्ट होना चाहिए। अगर सरकार इसमें खर्चा करने को तैयार हो जाती है तो वो हाउस होल्ड को भी प्रेरित करेगी और प्राइवेट सेक्टर को भी प्रेरित करेगी। ये इसका पहला है कि सरकार जो है फिस्कल एक्टिविज्म की तरफ क्यों जा रही है। और दूसरी जो बात है कि जो सरकार जो है उसने अपने जो कंसर्न्स थे, एक तरीके से सोवरन रेटिंग्स जो थी उसकी, जो एक तरीके की हमारी जो देखी जाती है उसको भी उन्होंने झाड़ दिया, क्योंकि 8 पे हम आ सकते थे, 8.1 पे हम आ सकते थे फिस्कल डेफिसिट में, बजट में इसकी घोषणा भी कर सकते थे, लेकिन हमने 9.5 चूज किया। तो एक तरीके से सरकार ने मन बना लिया है। और ऊपर से आत्मनिर्भर का जिस तरीके से जो एक तरीके की जो पॉलिसी है सरकार की, आत्मनिर्भर 1 आत्मनिर्भर 2 ये सब चल रहा है, इसके मद्देनजर है कि सरकार अब इतनी फिक्र नहीं कर रही है रेटिंग्स वगैरह की। ये इसका एक तौर पे साफ मानना, इसका जो रिpercussion होगा वो भी एक तरीके के हमसे रूल आउट नहीं कर सकते, वो भी इकोनॉमी को एक सेटबैक तो देगा ही। इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, जो फिस्कल इम्पल्स की अगर हम बात करें, जो बजट में एक तरीके से
पॉजिटिव रहने की कोशिश की गई, यानी 0.04% जीडीपी का जो है ये फिस्कल इम्पल्स की बात की गई है। इसके अंदर जो है कि जो एक्सेप्शनली जो है ये करीब करीब जो था, इसको हायर साइड पे देखें तो 3% था आपका फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर, तो वहां पर भी थोड़े से कट लगे हैं। और इसको अगर हम देखेंगे किस तरीके से इसको कंप्यूट किया गया, ये प्रायर ईयर में कम ईयर ऑन ईयर पे निकाल दिया गया। तो इसको अगर आप बिल्कुल जिसको कहते हैं धरातल पे अगर इसको आप रीड करें, इसका जो इम्पैक्ट होगा, जो इम्पल्स आएगा 21 के अंदर वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट पे आएगा, जो आपका जो होगा 3% जीडीपी के से वो नीचे गिरा देगा उसको। और इस 3% के नीचे जो डाइव जाएगा, जो डिप जाएगा, वो आपका जो है 2 साल के अंदर वो स्प्रेड करवा देंगे उससे। तो उसका मद्देनजर जो होगा आपको, लेकिन धरातल में तो इकोनॉमी जाएगी, लेकिन आपके जो आंकड़े दिखेंगे वो आपको इसमें एक तरीके से सुपरफिशियली आर्टिफिशियली क्रिएटेड आंकड़े दिखेंगे। उसको आप स्टैटिस्टिकली गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन खेल यहाँ पर ये होने वाला है। इसके बाद जो एडजस्ट किया जाएगा उसको बिजनेस साइकिल के हिसाब से अगर इसको हम देखें, जो इकोनॉमिक्स में मूलभूत सिद्धांतों में आता है, तो उसमें देखेंगे जो स्ट्रक्चरल फिस्कल डेफिसिट होगा ये करीब करीब आपका 7.9% होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। जो सरकार बहुत क्लेवरली कह रही है कि हम 6.8 पे ले आएंगे, लेकिन ये जाएगा 7.9% के आसपास पे। तो इसको सरकार यहाँ देखिए, इसको जो खेल है, जो आप अर्थशास्त्र को समझते हैं, किस तरीके से ये खेल हुआ है आंकड़ों के साथ, किस तरीके से खेल इसमें होगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ा दें, इसके बाद हमने फिस्कल डेफिसिट की हमने तमाम बातें की, फिस्कल डेफिसिट ऑफ जीडीपी की हमने बातें, फिस्कल रोड मैप की बातें की। अगर हम इस सब चीजों को अगर हम आगे ले लें थोड़ा सा, अगर हम ये देखें किस तरीके से ये रोल जा रहा है, इसका रोल ऑन होगा, और इसके बाद हम जो है राइज इन रेवेन्यूज की जो बात हमने की थी, ये पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। एक्सपेंडिचर पे हम आ जाते हैं। तो इसके बाद अगर हमने ये देखा था किस तरीके से जो कंजम्पशन है, जो कंपनी एक तरीके से कंपोजिशन है गवर्नमेंट का, तो जो उसकी स्पेंडिंग को लेकर के है कि किस तरीके से ये हायर कैपेक्स की तरफ जाएगा रिविक्स को छोड़ करके, यानी कि कैपेक्स की तरफ ये ज्यादा जाएंगे, रिविक्स की तरफ उतना नहीं जाएंगे। तो इसको मैं अलग से बनाऊंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा मैं बनाऊंगा रेवेन्यूज का। इसके बाद जो हम कैपिटल कैपेक्स की अगर हम बात करें, तो इसके साथ एक हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट जाएगा, तो जो होगा आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने की पोजीशन में आ जाएगा। जो ग्रोथ होगा, तो अगर इसको पॉइंट देखा तो 0.1 से 0.3 पॉइंट्स तक जाएगा, तो शॉर्ट टर्म के अंदर, और ये मीडियम टर्म के अंदर होगा 0.7 से लेके 1.3 पीपी का जो जाएगा, ये आपका मीडियम टर्म के अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है, अगर आप इसको ओवरऑल ले लें बजट को, तो ये जो एक तरीके से जो पुश करने की जो कोशिश है, ये फ्रंट लोड स्पेंडिंग की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन इसका जो टारगेटिंग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की तरफ, अगर वहां पर स्पेंडिंग ज्यादा दिखनी है आपको, ऐसा लगेगी सरकार वहां पर स्पेंडिंग कर रही है, तो वो आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखने लगेगी। तो ये जो होगा मीडियम टर्म के अंदर आपका 0.7 से लेकर 1.3 परसेंटेज पॉइंट्स पे ये बढ़ा देगा, और शॉर्ट टर्म में आपको ये 0.1 से 0.3 परसेंटेज पॉइंट पे देखेगा, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होने वाला है। तो इसके बाद जो रियल डीबीपी का जो ग्रोथ फोरकास्ट होगा वो आपका 13.5% हो जाएगा, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ वो ईयर ऑन ईयर आएगा आपका फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर, और उसका जो अगर आप देखें फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर जो था वो आपका 6.7% था। तो यानी कि अपने आंकड़ों के हिसाब से तो 13.5 का पेपर, न्यूज़पेपर, चैनल सब कुछ ऐसा कहेंगे आपको, लेकिन 6.7% जो होगा वो फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर दिखा रहेगा, और 13.5% वहां पर दिखाएगा। तो आपको लग सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही है तो यहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट हो रही होंगी, लेकिन क्या वो प्रोडक्टिव होगा? जिस तरीके की हमारी डिमांड्स हैं, जिस तरीके की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो जॉब सेक्टर में लेकर के हों, चाहे वो वेलफेयर पॉलिसीज की तरफ लेकर के हों, चाहे वो रूरल डिमांड को इन्फ्लेट करने के, उसमें बूस्टअप करने की तरफ दिशा में कदम लिए गए हों, तो वो सारे कदम जो है वो नाकाफी होंगे। सरकार जो है पर्स खोलने वाली नहीं है, वो एक तरीके से खर्चे नहीं बढ़ाएगी जिस तरीके को कहते हैं, लेकिन ऐसा पोस्चरिंग होगा कि सरकार इतना कुछ कर रही है, लेकिन उसका जो इफेक्ट होगा वो इकोनॉमी के अंदर और पड़ेगा। और जिस तरीके से कोविड से पहले जो 7-8 सेक्टर्स में हमने देखा, 7-8 क्वार्टर्स में हमने देखा था, लगभग लगभग उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति जो है वो इन क्वार्टर्स में आपको आगे जो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में उसमें देखने को मिलेगी। डिस्पाइट जो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कहा है कि एक वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन दे दी, इकोनॉमी को ये कर दिया है, तो वो सारी बातें ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा ही कुछ होगा क्योंकि आंकड़े अलाउ नहीं करते हैं आपको फिजिकल जिसको कहते हैं ना, जो आप अर्थमेटिक द मैथ्स डजंट ऐड अप, अगर आप आंकड़े नहीं ऐड अप कर पा रहे हैं तो आप लेके कहां से आएंगे पैसे को। तो इसीलिए सरकार ने एक आसान रास्ता चुन लिया, बोरोइंग की तरफ जाकर, फिर उसके बाद टैक्सेशन पे चले जाएंगे, फिर उस पर सेस लगा दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आने वाला जो वक्त है वो इतना आसान नहीं होने वाला है। अभी आपको लग रहा है कि सब कुछ हो जाएगा, मैनेजेबल है, थिंक ऐसा मीडिया बता रहा है आपको, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको आधार इकोनॉमिक्स समझनी ही होगी। इसके बाद अगर आप सोवरन रेटिंग्स की अगर हम बात करें, जिसको सरकार ने इतनी तवज्जो नहीं दी है, उसमें भी कुछ पॉजिटिव्स होंगे आपके, कुछ नेगेटिव्स होंगे, जैसे कि बैड बैंक्स है,
उसको एनपीएज है उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। जैसे मैं आपको बता ही रहा था, क्रेडिट सुस्सी की रिपोर्ट है जो 16.4 लाख करोड़ का जो एनपीएज वो बता रहे हैं। तो ये जो है बैड बैंक है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में आपको पहले दिखेगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। तो रियलिस्टिक एजम्पशंस आप इकोनॉमी के ज़्यादा उसको जिसको कहते हैं ना मार्केट बूस्ट करेगा, कैसा लगेगा सेंटिमेंट बन रहा है। उसके बाद सरकार इसकी कोशिश करेगी कि ग्रेटर फाइनेंशियल फिजिकल ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ती दिखे। तो ये जो होगी ये पोस्चरिंग होगी। और इसके बाद जो इसके नेगेटिव्स होंगे वो ये होंगे आपकी कि वीक होगी आपकी मीडियम टर्म जो फिजिकल कमिटमेंट है उसमें एक जिसको कहते हैं थ्रस्ट आएगा, एक स्ट्रेस आएगा। और लार्जर साइज जो गवर्नमेंट है वो एक इस तरीके में बाधक बनेगी, और जो बोरिंग है वो तो बनने ही वाली है। तो अगर इन मार्जिन को अगर आप ये देखें तो जो रेटिंग एजेंसीज जो होंगी इस तरीके से वो अगर ये देखेंगे आने वाले वक्त में जो सब्सिक्वेंट जो बजट्स आएंगे उनको लेकर के मार्केट्स उसमें क्रैश करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मीडियम और जो मीडियम टर्म के जो फिजिकल फाइनेंशियल की तरफ अगर हम देखें तो इसमें ये देखा जाएगा कि उनका जो आउटलुक होगा वो नेगेटिव आउटलुक की तरफ चला जाएगा। और उसके बाद इसको ऐसा लगेगा कि बजट जो है वो एक तरीके की डाउनग्रेड रीडिंग होगी। तो मेजर ऑर्गेनाइजेशन उसमें थोड़ा डाउन करेंगे, फिर उनको वो रिवाइज करेंगी। लेकिन आधारभूत में लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, चीजें महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन उठ जाएगा, आरबीआई ऐसी चीजें संभलेंगे नहीं, फिजिकल पॉलिसी आपकी कंफ्यूज हो जाएगी। तो इन सब का जो कलेक्टिव इफेक्ट इकोनॉमी का पड़ेगा वो उबारने की बजाय वो नीचे की तरफ चला जाएगा। मेरे को बिल्कुल साफ याद है रिसेशन के वक्त में एक कार्टून छपा था इकोनॉमिस्ट मैगजीन में। उसमें था कि ओबामा जी एक गड्ढे में गिरे हुए थे और उनके हाथ में कुदाल था, और वो गड्ढे को उल्टी तरफ से खोद रहे थे और उसमें लिख रहे थे आई विल सून गेट आउट ऑफ दिस रिसेशन या ऑफ दिस मैस, ऐसा वो कह रहे थे। तो बहुत पॉपुलर हुई थी वो पिक्चर। तो उसका बिल्कुल साफ ऐसा है कि हम रिवर्स डायरेक्शन में हम खुदाई करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि पैनिक वहां पे आ जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें कि जिस तरीके से 2020 के अंदर जो आपका ग्रोथ का अपलिफ्टमेंट की बात की जा रही है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जा रही है। तो इसका जो डिबेट होगा फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की डिबेट, अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं फिजिकल पॉलिसी की तरफ, लेकिन फिजिकल पॉलिसी इवेंचुअली ऊपर आ जाएगी। तो फिजिकल पॉलिसी को एक तरीके से बैक सीट पे देखा, लेकिन अब जो है फिजिकल पॉलिसी फ्रंट सीट पे आ रही है। यानी सरकार जो है अगर इकोनॉमी को रिवाइव करना है या उसमें जान डालनी है, सरकार को आगे आना ही होगा, खर्चा करना ही होगा, उसी को एक तरीके से ड्राइविंग रोल में जाना पड़ेगा ग्रोथ के लिए। तो जिसका क्या होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर जो है थोड़ा सा बर्डन कम आ जाएगा, लेकिन चुनौतियां आरबीआई की बरकरार रहेंगी। तो नियर टर्म के अंदर अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ होगी उसकी अर्ली स्टेजेस आपको रिकवरी दिख सकती है। डिमांड साइड आपका प्राइस प्रेशर को लो करेगा, लेकिन इन्फ्लेशन के लिए जो बैंड की जो बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन आपका शूट करेगा लेकिन अभी नहीं करेगा। और इसको थोड़ा सा वक्त के बाद आपको 2-3 महीने बिल्कुल सब कुछ चीजें नॉर्मलाइज होती दिखेंगी, लेकिन चीजें भयावह होने की स्थिति में आगे बढ़ जाएंगी। तो इसका जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये एक तरीके से थोड़ी इसको कहते हैं ना इसको संभालने का भरसक प्रयास करेगी, लेकिन कुछ चीजें उनके साथ नहीं होंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं मॉनेटरी पॉलिसी में पूरी फीचर बनाऊंगा अभी जो उसका जो लेटेस्ट अभी उन्होंने जो चेंज नहीं किया है उस पर भी मैं तैयार करूंगा। तो इसको जो कहते हैं कि जो मार्केट जो होगा ये सारा जो एक तरीके से डिमांड और सप्लाई का जो खेल आ जाएगा मार्केट के अंदर, एक पैनिक की स्थिति आ जाएगी, तो वो मार्केट को कंफ्यूज करेंगे। तो इसी तरीके से जो होगा ये आरबीआई के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा कि वो मार्केट के अंदर आर्टिफिशियली लिक्विडिटी को या तरलता को जो है वो इन्फ्यूज करे नहीं करे। उसके लिए ओपन मार्केट ऑप्शन उसका बॉन्ड मार्केट पर जो क्या असर पड़ेगा उसको देखा जाएगा। उसके मैं पूरी एक फीचर बनाऊंगा सेपरेटली। तो इसके अगर हम देखें कि जो पोटेंशियली जो है आपका जो कैपिटल फ्लोज जो है आपके फाइनेंशियल एडवाइस के अंदर जो है उसमें क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा आरबीआई के हिसाब से ये एक तरफ कोशिश करेगी कि फॉरेन रिजर्व्स जो है वो बिल्टअप हो जाएं, और उसके बाद ताकि आपकी करेंसी जो है वो बुरी तरह टर्मरा ना जाए इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, उसको एक तरीके से आर्टिफिशियल बूस्ट मिलेगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल साफ बताता हूँ, अगर आप इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो विद ऑल इट्स माइट जो आरबीआई का जो क्लाउड है या जिस तरीके से उसे बताया जाता है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है पूरी दुनिया का अगर देखा जाए आरबीआई का, वो 1 से 1.5 रुपए तक चीजों को संभाल सकते हैं। अगर वो अपना गोल्ड बेच भी दे मार्केट में स्टेबलाइज, इससे ज्यादा नहीं कर सकता आरबीआई, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसके बाद जो है कि जिस तरीके से आरबीआई की तो एक तरीके से वो लिक्विडिटी को बढ़ाएगी या कम करेगी, उन दोनों केसेस में जो पॉलिसी है वो पॉलिसी फेलियर होगा, तो वापस फिर आप लौट करके जाएंगे फिजिकल पॉलिसी की तरफ। तो वहां पर पहले से ही एक पैनिक और स्ट्रेस सेक्टर है, क्योंकि बोरिंग की तरफ चले जाएंगे, इंटरेस्ट रेट की तरफ चले गए हैं। तो इन दोनों के बीच में एक टसल चलता रहेगा इकोनॉमी के अंदर। तो इसको लेकर के रेट कट्स करेंगे नहीं होगा, तो Q3 के अंदर क्या होने वाला है, तो इसको देखा जाएगा कि जो इसके सारा आप ये देखें तो फाइनेंशियल ईयर H1 के अंदर चीजें जो संभलती लगे, लेकिन H2 के अंदर चीजें जो है बिखराव आपको साफ स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। तो कुल मिलाकर के जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जो चैलेंज है वो कम नहीं है, और सरकार ने कोशिश की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होने वाला है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास चाहिए आपको एम्प्लॉयमेंट में। आत्मनिर्भर भारत पे अगर आप चले जाएंगे, उस पर एक्साइज से आप रेवेन्यू कमाने की सोचेंगे, उसको जितना मापो हम पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं इस बात को। तो इन सारी
बातों के मद्देनजर जो आपकी चुनौतियां हैं, तो ये सारा कुछ जो है ये फिस्कल एक तरीके से देखा जाए कि फिस्कल डेफिसिट का एक तरीके से हमें बताता है, हमें समझाने का प्रयास करता है। और सोर्सेज जो है, अगर हम इसको बिल्कुल कंक्लूडिंग तौर मार्क के तौर पे ले लें कि जो सोर्सेज हैं वो आपके फाइनेंसिंग डेफिसिट को किस तरीके से फाइनेंस करेंगे, तो उसमें जो सरकार के पास जो ऑप्शंस हैं वो आपका एक्सपेंडिचर रिसिप्ट और डीडीपी में आपका आ सकता है। तो उसमें जैसे मार्केट बोरोइंग्स इसमें एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होगा, जो सरकार कह ही चुकी है कि वो 12 लाख करोड़ के करीब जाने वाले, 80,000 करोड़ तो 2 महीनों में ले लेंगे। इसके बाद स्टेट प्रोविडेंट फंड्स हैं, फिर एक्सटर्नल डेप्ट की तरफ है, जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक का कर्जा है, एक तरीके से आप ये देखा जाए तो इसको एक्सटर्नल डेप्ट की तरफ भी सरकार की तवज्जो जाएगी। और इसके बाद सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, फिर अदर रिसिप्ट्स की तरफ जाएंगी, फिर जिस तरीके से ड्रॉन डाउन कहते हैं उसको कैश बैलेंस के लिए। तो इन तमाम चीज़ों से ये सोर्स होंगे आपके जो फिजिकल डेफिसिट को जो एक तरीके से फाइनेंस करने में मदद होंगे। लेकिन जो चुनौतियां हैं वो बरकरार हैं और भयावह स्थिति में आने वाली हैं। लेकिन बहरहाल वो वक्त बताएगा कि इकोनॉमी हमारी किस डायरेक्शन में बढ़ती है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन की तो सरकार ने उसको थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई करके बता दिया है, लेकिन जो है कि आधारभूत चुनौतियां उसमें बरकरार हैं। चलिए आपसे नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।